अब हमारा डिस्कशन शुरू हो रहा है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स, जैसे आपने देखा कि हमारे पास दो मेजर पोर्शंस हैं, एक इनकम टैक्स है और दूसरा सेल्स टैक्स। चलो, कुछ एनालिसिस हैं वो मैं आपसे कल शेयर करूंगा, हैंड आउट भी आपको कल ही दूंगा। उन एनालिसिस में ये है कि कितना परसेंट थ्योरेटिकल आता है, कितना परसेंट प्रैक्टिकल आता है पोर्शन। लेकिन ये वो बातें हैं जो अभी आपको इतनी ज़्यादा, उसको क्या काम, आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस हैं, वो सारे बुक में अवेलेबल होंगे, मैंने डाल दिए हैं उसके अंदर। एक बात जो मैं बताना भूल गया वो मैं बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो अराउंड 60 to 65% प्रैक्टिकल पोर्शन आता है और अराउंड 35 to 40% थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। सही, which is a good sign, which is a good symbol for the students, encouraging symbol for the students, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर प्रैक्टिकल पोर्शन में कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ होते हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन में कंफर्टेबल रहते हैं, खवातीन आमतौर पर ज्यादा। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन, खैर कहने का मकसद ये है कि यू शुड बी गुड, इक्वली गुड इन बोथ ऑफ दीज पोर्शंस। प्रैक्टिकल पोर्शन जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग होता है, मज़ेदार होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, 20-20 मार्क्स के सवालात होते हैं, 18-19 मार्क्स के सवालात होते हैं। थ्योरी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्योर थ्योरी हैं, जिनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो प्योर थ्योरी के क्वेश्चन हैं। और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से भी आते हैं जो आपके नॉर्मल हेड्स ऑफ इनकम हैं, जिनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा? मुझसे पूछ के नहीं पूछेगा, जहाँ से दिल आएगा वहाँ से पूछेगा। इस 35-40 मार्क्स के लिए भी आपने सब तैयारी करनी है और इस 60-65 मार्क्स के लिए भी आपने सारी तैयारी करनी है। यानी आज से आपने जहन ये बनाना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, हमने सब पढ़ना है। छोड़ने वाला एलिमेंट आपके दिमाग में पैदा ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मिसाल ले रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी थ्योरी हो गई, सर दिमाग के अंदर से निकल रही है, बह बह के बाहर आ रही है। ऐसे फजूल बातें, पागल वाली बातें नहीं करो हमारे सामने। कच्ची होती है या पक्की होती है? अगर आपके जहन में कच्ची भी है चीज़, पक्की नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपने उसको पक्का करने की कोशिश नहीं करी। पक्का करो, लिख लिख के याद कर लो। एक चीज़ को 3 दफ़ा लिखो, पक्की याद हो जाएगी। ये उसूल है, उसूल। सर याद नहीं हो रहा, मैंने कहा 4 दफ़ा लिख लो, उसके बाद बच्चा नहीं आता वापस। मैंने कहा अब जब याद ना हो तो मुझे वो लिखा हुआ दिखाना कि तुमने 4 दफ़ा लिखा और याद नहीं हुआ, उसके बाद आज तक कोई बच्चा नहीं आया। ये आपकी कम मेहनत है, कम हिम्मत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये कैफ 2 का पेपर कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक में, अगर आप मुझसे पूछो, हालांकि मेरा तो ये पेपर है, मुझसे अगर आप पूछो तो कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक में अगर कोई पेपर शायद सबसे आसान हो तो वो कैफ 2 या बी लॉ होगा, अगले अटेम्प्ट से पहले, क्योंकि बी लॉ सी लॉ मर्ज होने वाला है। ठीक है, तो उसकी डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा उसका। अदरवाइज अभी तक जो बच्चों से फीडबैक मिलता है, और पेपर तो अब कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर आप तो पेपर देखेंगे तो आपको तो हर पेपर ही आसान लगेगा, तो मुझे हर पेपर ही आसान लगता है। लेकिन ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स के फीडबैक से बता रहा हूँ कि कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक में जो आसान तरीन पेपर्स हैं, उनमें कैफ 4 और कैफ 2 का शुमार होता है। मेरे हिसाब से कैफ 2 है, जिसको पास करना इंतहाई आसान है, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्लेट में रख के नहीं मिलेगा ये। पासिंग रेशो देखोगे तो वही है 35% 40%। इसका मतलब कि 10 में से 6-7 बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर इतना आसान पेपर है तो 10 में से 6 बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? मैंने कहा कि आपने शायद बात सही से सुनी नहीं। मैंने कहा कैफ 1 से कैफ 8 में जो सबसे आसान है वो कैफ 2 है, इनमें जो सबसे आसान है वो कैफ 2 है। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूं, मैं कोई एब्सोल्यूट एनालिसिस नहीं कर रहा।
कि CAF 2 आसान है, मैं ये नहीं कह रहा, CAF 2 आसान नहीं है, CAF 2 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत याद करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको बाकी के CAF के सब्जेक्ट से कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली आसान। क्या बात समझ आती है? बच्चे समझते हैं, सर ने बोला आसान है, आसान है, आसान है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, फिर फेल हो जाते हैं, हो तो जाते हैं लेकिन फेल। ठीक है, तो आपको कभी ऐसा कोई बच्चा नजर आना जिसका CAF 2 रुक गया हो, आप उससे फौरन से पूछना, अच्छा चलो ये बताओ तुम्हारे बाकी के पेपर्स का रिजल्ट क्या रहा, वो भी फेल ही होंगे। 95% चांस ये है कि अगर किसी का CAF 2 फेल है तो बाकी के पेपर में उसने झंडे नहीं गाड़े होंगे, बाकी के पेपर भी फेल होंगे, क्योंकि CAF 2 का पेपर तो आसान है। अगर वो फेल है तो बाकी के पेपर 90% मैंने ये देखा है, बाकी के पेपर भी फेल होते हैं। ऐसे आपको बच्चे बहुत चराग लेकर ढूंढने से मिलेंगे कि जिनके बाकी पास हो, CAF 1 दिया, CAF 2 दिया, CAF 3 दिया, सर CAF 1 और CAF 3 पास है, CAF 2 फेल हो गया। अरे भाई बहुत ही बड़े बदकिस्मत तरीन आदमी है तुम। और ऐसे बच्चों को पता है क्यों रुकता है पेपर? क्योंकि उन्होंने सारी तवज्जो CAF 1 और CAF 3 को दे दी और CAF 2 को आसान समझ के हलवा ले लिया और वही उन पे भारी पड़ गया। ये नहीं करना आपने। आसान है, इसको आसान समझना नहीं है आपने। आप पढ़ोगे तो ये खुद ही आसान होगा। क्या ये बातें समझ आ गई हैं आपको? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम अपना डिस्कशन इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स का पोर्शन मेन पोर्शन है, सबसे ज्यादा टाइम हमारा इसी पर लगेगा, काफी ज्यादा टाइम इस पर लगेगा हमारा। इससे भी पहले, इनकम टैक्स भी शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, देखते हैं। चलो, टैक्स क्या होता है? सबसे पहले टैक्स, टैक्स वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। जो क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। किसकी जेब से निकल रहा है? आपकी जेब से निकल रहा है, हमारी जेब से निकल रहा है, आवाम की जेब से निकल रहा है। ये वो चार्ज है, ये वो लेवी है, ये वो लेवी है जो आम आवाम की जेब से निकल रही है। लेकिन इनकम किसकी? रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। और इस गवर्नमेंट इस रेवेन्यू से वो मुल्क चला रहा है। चल नहीं पा रहा वो अलग बात है, चलाने की कोशिश टाइप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि सर ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जिसकी जेब से निकल रहा है उसका एक्सपेंस है। अकाउंटेंट्स हो आप लोग माशाल्लाह, बहुत सारी अकाउंटिंग पढ़ जा रहे हो, ऐसे ही ना? थोड़ी बहुत तो पढ़ के आ ही रहे हो ना भाई, पीआरसी में है ना अभी तक तो? हाँ, तो गर्दन तो हिलाओ, डाउट होता है। तो ये जिसकी जेब से निकलता है उसका एक्सपेंस होता है भाई। पीएनएल आपने बनाया होगा, पीएनएल के अंदर टैक्स एक्सपेंस आता होगा, कहीं ना कहीं आता होगा। चलो, अब दो तरह के टैक्सेस हैं मेजरली, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। सर ये क्यों कहा आपने इसको डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा क्योंकि ये अप्लाई होता है, अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स। ये वो टैक्स है जो अप्लाई होता है, जिसका रेट अप्लाई होता है, जो अप्लाई होता है किस पर? डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई होता है। कितना आसान है। जो टैक्स डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो उसको क्या बोल रहे हैं हम? डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की एक और खास बात होती है, burden of tax and payment of tax is on same person. एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूं, मेरी जो भी इनकम आएगी साल की, जो भी मेरी इनकम आएगी, उस इनकम के ऊपर अगर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो मुझे एक परसेंटेज अप्लाई करनी पड़ेगी।
कल मैं आप लोगों से हैंड आउट शेयर कर लूँगा, उसमें टैक्स के रेट्स भी होंगे। हम ये भी देखेंगे कि टैक्स के रेट्स कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, ये सब देखेंगे हम। तो आप ये देखेंगे कि इनकम पर डायरेक्टली टैक्स की परसेंटेज अप्लाई करो तो टैक्स आ जाता है। सबसे आसान एग्जांपल ले लेता हूं मैं, छोड़ दो इंडिविजुअल, कंपनी एग्जांपल। कंपनी की टैक्सेशन, कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये सीए फाइनल में आती है, इंशाल्लाह आएगी, सीए फाइनल में पढ़ेंगे हम। कॉर्पोरेट टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जहां जहां आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा। कंपनी का टैक्स रेट है कितना? 29%। इसका मतलब कि कंपनी का टैक्स किस रेट पे लगेगा? कंपनी की इनकम कैसे आएगी? हमने कहा कंपनी की इनकम कैसे आएगी सर? इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट, ये बनाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम बहुत सारे बनाते भी आए अकाउंटिंग के अंदर। पीएनएल बनेगा कंपनी का, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह लेस करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा ही है, सेल्स उसमें से लेस कर दो, क्या मेरे बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करो तो क्या आ जाता है तुम्हारे पास? जीपी आ जाएगा। जीपी में से लेस कर लो बहुत सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि एडमिन, फाइनेंशियल, सेलिंग एक्सपेंसेस, सारे आप लेस करो तो आपके पास आता है पीबीटी। ऐसा ही है। अब रुक जाओ, इसके आगे नहीं जाना है हमने। अब आप लोग तो पीएनएल में फिर टैक्स भी लेस करते होगे ना, वो टैक्स लेस नहीं करना हमें, क्यों? वही तो कैलकुलेट करना है। पूरे सब्जेक्ट का मकसद ये क्या है? टैक्स को कैलकुलेट करना। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट फिगर है वो कौन सी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही हमारे लिए क्या है? इनकम। यही हमारे लिए क्या है? इनकम। कंपनी का टैक्स कितना परसेंट बोला मैंने आपको? 29%। किस पर लगेगा? इनकम पर। इनकम कहां है? ये रही, मिसाल ले रहा हूं मैं, इनकम है 25 लाख, तो ये टैक्स किस पर लगेगा? 25 लाख पर। डायरेक्टली किस पर लग गया? इनकम पर। ये टैक्स डायरेक्टली किस पर लग गया? इनकम पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। समझ आ गई बात? फिर देखो, बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। बर्डन से क्या मुराद है? ये जो 29% है किसकी जेब से निकलेगा? कंपनी की जेब से निकलेगा। तो इसका मतलब बर्डन किस पर आया? कंपनी पर आया। एफबीआर को पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। एफबीआर कौन है? इसमें ही बात होगी, अभी सब बातें होंगी आराम से। टैक्स वाले को यूं समझ लो, अभी थोड़ी देर के लिए और आसान कर लो, क्योंकि काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, कल भी करेंगे। टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। कंपनी की इनकम पर कंपनी का टैक्स, तो बर्डन भी किसका है? कंपनी का। और टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है? कंपनी की ही है, मेन जिम्मेदारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि इसके बरअक्स इनडायरेक्ट टैक्स में देखते हैं क्या होता है। हमने कहा सर ये इनकम पर अप्लाई नहीं होता। This tax is levied. Levied मतलब applied, imposed, charged. ठीक है? This tax is levied on consumption of goods and services. हमने कहा जब आप goods और services consume करते हैं तो ये टैक्स पे करते हैं। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल, अभी क्लास खत्म होगी, आप लोग सब कैंटीन में चले जाएंगे खाने पीने के लिए, थक जाएंगे, बहुत पढ़ लिया ना हमने आज। आप लोग कैंटीन में जाके कोई जूस ले लेगा, कोई बिस्किट ले लेगा, ऐसा ही है। मिसाल लेता हूं मैं, आपने जूस ले लिया, सॉरी बिस्किट ले लिया, आपने बिस्किट ले लिया रियो का 20 रुपए वाला जो टिकी पैक आ रहा है ना, वो आप लोग ले लेना। अब आज एग्जाम्पल लिए तो जाके ले लेना, 6 सेल बढ़ जाएगी उसकी।
रियो का 20 रुपये वाला टिक्की पैक ले लेना और उसको गौर से देखना, उस पर आपको कहीं ना कहीं प्रिंटेड मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा? रिटेल प्राइस 16.95 प्लस सेल्स टैक्स 3.05 बनेगा कितना? 20। आपने 20 रुपए का बिस्किट लिया और उसके ऊपर ये कहानी लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? और किसी ने ये 2 खाए तो वो सेल टैक्स कितना दे रहा होगा? 6। किसी ने 3 खा लिए, 9। किसी ने 4 खा लिए, मेरे जैसा कोई हो 12 रुपए का सेल टैक्स दे दिया। इसका मतलब जो जितने बिस्किट कंज्यूम कर रहा है उतना वो सेल टैक्स दे रहा है। हो सकता है जो एक बिस्किट खा रहा हो पैसे वाला अमीर आदमी हो, लेकिन वो थोड़ा डाइट कॉन्शियस है, स्लिम एंड स्मार्ट, आपको पता है ना, थोड़ा सा जरा कॉम्प्लेक्शन है उसको, जरा हेल्थ का, हेल्थ सेंसिटिव है, जो उसने 1 खाया और जिसने 4 खाया उसके पास पैसे कम थे, वो गरीब आदमी है, उसके मुकाबले में कम पैसे वाला है, लेकिन उसने कितने बिस्किट खा लिए? 4। गुड्स ज्यादा कंज्यूम कर लिए, उस पर टैक्स ज्यादा लग गया, हालांकि उसकी इनकम कम है पूरे साल की। और जो पैसे वाला था, जिसकी अब्बा की इनकम ज्यादा है, उसने 1 ही बिस्किट खाया, 3 रुपए का टैक्स दिया। जिसने 4 खा लिए, 3 खा लिए, उसने 10 रुपए का, 9 रुपए का, 12 रुपए का टैक्स दे दिया। इसका मतलब कि सर इस वाले टैक्स का ताल्लुक इनकम के लेवल से नहीं है, किससे है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो जितने ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेगा उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगेगा भाई, इनकम पर नहीं है। तो ये अच्छा, लेकिन ये टैक्स जाएगा कहां से? जेब से। जाएगा कहां से? जो कमाया उससे जाएगा भाई, निकलेगा तो इनकम से ही ना भाई। लग इनकम पर नहीं रहा, लेकिन निकलेगा कहां से? जेब से ही निकलेगा। तो हमने कहा सर ये डायरेक्टली इनकम पर नहीं अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली कहां हो रहा है? इनकम पर अप्लाई होगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। लॉजिक समझ आती है? तो ये लेवाइड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें एक खास बात और होगी, बर्डन is always on end consumer। बर्डन हमेशा एंड कंज्यूमर पर होगा। और एक और बात, बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स। क्या मतलब है इसका? गौर से देखना, बहुत ज्यादा गौर से देखना। बर्डन ऑफ टैक्स किस पर है? किस पर है बर्डन ऑफ टैक्स? मैंने बिस्किट लिया 3 रुपए पे कर दिए, मैंने बिस्किट खाया, तो मैं हूं बिस्किट खाने वाला, मैं हूं कंज्यूमर, तो मेरी जेब से 3 रुपए का टैक्स निकला। तो बर्डन ऑफ टैक्स किस पर आया? एंड कंज्यूमर पर। ये सेल्स टैक्स का उसूल है। आज के बाद हम सेल टैक्स को स्टार्ट करेंगे दिसंबर के बाद। आज डिस्कशन होगा, उसके बाद जब ये इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तब सेल टैक्स से स्टार्ट होगा, तब ये इससे स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो ये सेल्स टैक्स एंड कंज्यूमर ने अपनी जेब से बियर किया। तो सेल्स टैक्स में हमेशा बर्डन किस पे होता है? एंड कंज्यूमर पर। एंड कंज्यूमर पर आपने बिस्किट लिया, क्या आपने ये सेल्स टैक्स एफबीआर को जाके जमा कराया? टैक्स डिपार्टमेंट में जाके जमा कराया? नहीं कराया। इसका मतलब कि ये वाला सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर जमा कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी वो करवाएगा। रिटेलर की है, होलसेलर की है, मैन्युफैक्चरर की है, किसकी है आपको नहीं पता भैया। हम सेल टैक्स में घुस जाएंगे फिर, मुझे नहीं सेल टैक्स स्टार्ट नहीं करना। इसको बड़ा डिटेल डिस्कशन है, वो तबीयत से सब पता लगेगा आपको सेल टैक्स को इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मकसद क्या है? अभी मैं वो बात बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए कॉमन ऑब्जर्वेशन है। बिस्किट लिया, जूस लिया, इम्तियाज स्टोर से जूस लिया, जूस के ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई है, सेल टैक्स लिखा हुआ है। सेल टैक्स किसको दिया है आपने? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके दिया है? टैक्स डिपार्टमेंट में जाके दिया है आपने? नहीं, इम्तियाज के काउंटर पे ही तो दे दिया आपने। इसका मतलब कि ये टैक्स गवर्नमेंट को देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बर्डन किस पे? आप पर। तो हमने कहा सर ये बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर पर आ जाता है और पेमेंट ऑफ टैक्स की जिम्मेदारी इस पर नहीं है। अब वो किसी पर भी हो सकती है, रिटेलर पे हो सकती है, होलसेलर पे हो सकती है,
किसी पे भी हो सकती है हमारी बला से, हम देखेंगे। ये एक लंबी बहस है, लंबी डिस्कशन है। बताना मकसद क्या है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है खाना पीना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, बस ये जिम्मेदारी आपकी। और बियर करना, बर्डन आपके ऊपर आएगा। जेब से आपके निकला 20 रुपए का बिस्किट था, 20 रुपए पूरे आपने पे किए। 100 रुपए का जूस था, 100 रुपए पूरे आपने पे किए। आर यू गेटिंग दिस? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो रहा है, जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, जो अप्लाई हो रहा है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इन दोनों टैक्सेस में एक और आखिरी बात सुन लो, फिर मैं रब कर दूंगा। कौन सा ऐसा टैक्स है, थोड़ी सी जरा दिमाग पर जोर डाल के बताओ, कौन सा ऐसा टैक्स है जिसके बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी? वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपने बढ़ा दिया तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूम तो हर बंदा कर रहा है ना भाई। रोटी तो गरीब भी खा रहा है ना, मिसाल ले रहा हूं, बिस्किट तो अमीर भी खा रहा है, गरीब भी खा रहा है। चिप्स तो गरीब का बच्चा भी खा रहा है, थोड़ा देर अमीर का बच्चा भी खा रहा है, थोड़ा गरीब का बच्चा भी चिप्स खा रहा है। भाई क्या ख्याल है? खा रहा है, थोड़ी सी कम खा रहा है लेकिन खा रहा है फिर भी, ठीक है। पेट्रोल दोनों डलवा रहे हैं भाई, गरीब अपनी बाइक में डलवा रहे हैं, बेचारा जो बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है उसके ऊपर मिसाल ले रहा हूँ टैक्स लगा दिया तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा ना, महंगाई बढ़ जाएगी उसके लिए। आर यू गेटिंग दिस? ये बढ़ाने से महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के जो रेट्स है ना, जिसकी इनकम ज्यादा होती है ना उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, जिसकी इनकम कम होती है ना उससे कम टैक्स लिया जाता है। तो हम इसमें होता क्या है, ये वाला जो टैक्स है ना रिजल्ट्स इन equitable distribution of wealth, and this results in inflation. इनकम टैक्स अगर बढ़ा दिया तो हमने कहा सर आप कल इंशाल्लाह ताला देख लेंगे आप लोग स्लैब रेट्स, उसके ऊपर थोड़ी हम बात भी करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो नॉन सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो 45% तक जा रहे हैं। ये आपको बताऊंगा जरा, पिछली अटेम्प्ट से कंपैरिजन करके चेंज आ चुका है टैक्स रेट के अंदर, तो चेंज आया मेन। तो मैक्सिमम जो टैक्स रेट जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे? 45, यानी कि इसका मतलब ये कि जिसने अगर 5.2 मिलियन से अगर ऊपर है नॉन सैलरीड केस में इनकम, तो 5.2 मिलियन से जितनी ऊपर जाएगी उस पर 45% का टैक्स लगेगा, 45% का टैक्स लगेगा। नॉन सैलरीड की बात कर रहा हूं मैं, सैलरीड नहीं। सैलरीड का मैक्सिमम 35 है। ये मैं कल आपको सारी बातें बताऊंगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। हर चीज पहले दिन नहीं पता लगेगी आपको। इसका मतलब क्या है? जो जितना कमाएगा उसका टैक्स उतना ज्यादा हो जाएगा। अभी आप थोड़ा देर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की करप्शन को साइड में रख के सोचो। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा कमा रहा है गवर्नमेंट उससे ज़्यादा टैक्स लेगी और गरीबों की फलाह बहबूद पे खर्च करेगी। देखा फिर ऐसे लो तुम लोग, मैंने बोला पाकिस्तान से हट के सोचना है आपने, समझ लो। अमीर लोगों से गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी, फिर उसको किधर खर्च करेगी? गरीबों की फलाह बहबूद पे। उनका स्टेटस बढ़ेगा, वो वेल ऑफ होंगे, उनको फ्री तालीम मिलेगी, फ्री सेहत की फैसिलिटीज़ मिलेगी। समझ लो बात को, समझ लो। उनके लिए घर बनेंगे, सस्ती हाउसिंग स्कीम्स आएंगी, तो उनका लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा? अमीर अमीर से अमीर तर नहीं और गरीब गरीब से गरीब तर नहीं होगा। अमीर से हम ज़्यादा टैक्स लेंगे और गरीब का लेवल बढ़ाएंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयरनेस आएगी, फेयरनेस आएगी। जिसने इस मुल्क से ज़्यादा फ़ायदा उठाया और ज़्यादा अर्निंग करी है उससे हम ज़्यादा टैक्स लेंगे। बात समझते हैं? जबकि सेल टैक्स बढ़ाने से क्या होता है? सेल टैक्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन आ जाती है। तो सर फिर हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ यही बढ़ाती रहे, वो ना बढ़ाए। क्या ख्याल है? प्रपोजल दे दें गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट को हम प्रपोजल देते हैं कि भाई ये जब आप बढ़ाते हो ना तो महंगाई होती है, ये सही है, ये सही है, ये बढ़ाओ आप, वो नहीं बढ़ाओ। हमने कहा हुकूमत, आम तौर पर हुकूमतों को करना यही चाहिए, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं, वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप इसको बढ़ाओ और इसको ना बढ़ाओ, इससे मासेस इम्पैक्ट होते हैं। बात समझ आ रही है? ये बढ़ाओ, लेकिन मसला इनकम टैक्स दे कौन रहा है? इनकम टैक्स दे कौन रहा है? गवर्नमेंट तो लगा रही है, 45% भी लगा लिया, दे कौन रहा है? अपनी असल इनकम बता कौन रहा है? मैंने कहा ना, दो चीज़ें, मर्द अपनी असल इनकम नहीं बताता और ख़वातीन एज नहीं बताती अपनी असल, ठीक है? इन दो लोगों से ये दो चीज़ें पूछना बहुत मुश्किल है। तो अब मिसाल लेता हूँ मैं, मसला क्या है? मसला यही है कि आज अगर तारिक रोड के ऊपर एक रिटेलर बैठा हुआ है और उसकी दिन की, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं कुछ बातें करके आप लोगों के अंदर इल्म की प्यास जगाऊंगा इंशाअल्लाह। तारिक रोड के ऊपर एक छोटी सी शॉप में एक रिटेलर बैठा हुआ है और उसकी सेल हो रही है और माशाल्लाह ठीक ठाक सेल हो रही है, आपको पता है, हल्की फुल्की तो सेल नहीं हो रही है, जरा वीकेंड में आप जाए आपको पता चल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर उसकी दिन की सेल हो रही है 3 लाख रुपए की, मिसाल ले रहा हूँ, सारी सेल कैश की है, 3 लाख की सेल हो रही है उसकी, और वो गवर्नमेंट को बताता है कि मैं तो सिर्फ 50,000 रुपये कमा रहा हूँ दिन के, मुझसे ज़्यादा मजलूम और गरीब आदमी कोई नहीं है, मैंने सिर्फ आज दिन की इस 50,000 रुपये की सेल की है। सारी सेल कैश की थी, नहीं बताई, किसी को पता नहीं चला। उसने बोला मेरी तो दिन की 50,000 रुपये की सेल हुई है, उसके अंदर भी मेरे 48,000 रुपये के एक्सपेंसेस हैं, 2,000 रुपये मैंने कमाए हैं। मुझसे ज़्यादा गरीब और बेबस और लाचार आदमी कोई नहीं है, बस करीब था कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हो जाता, ये तो बस अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली। आप करोड़पति लोगों के अगर इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका दिल चाहेगा आप उन्हें ज़कात दे दें। करोड़पति लोगों के अगर इनकम टैक्स रिटर्न देख लें, हम तो फील्ड में हैं, हम तो इंडस्ट्री में, हमें तो पता लगता है क्या 2 नंबरियाँ और क्या हरामखोरियाँ लोग करते हैं और इनकम छुपाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी इनकम बता कौन रहा है असल। जब हुकूमत को डायरेक्ट टैक्सेस से क्या हो गया, अभी बंद हुआ है, कब से बंद हो गया? नहीं वो पहले दिया है, अभी भी हुआ जी सर, वो पहले दिया है, मेरे पास खुदा हुआ। Sure. अगर तो हुकूमत की सारी कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस से मेजर कलेक्शन हो जाए, जो उसके रेवेन्यू टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू है ना, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू टारगेट्स अगर इधर से पूरे हो जाएं तो उसको ये सेल टैक्स बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन पीछे से IMF खड़ा हुआ डंडा लेके, कल हम बात करेंगे थोड़ी सी तरह इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आती है इकोनॉमिक सिनेरियो। डायरेक्टली मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं रेजिडेंशियल स्टेटस से, चीज़ों से, लेकिन आधा 1 घंटा मैं ये चाहता हूं कि ज़रूर आपको ये पता चले कि हमारा इकोनॉमिक आउटलुक क्या है और हम कहाँ खड़े हैं, हमारा बजट क्या है। कल इंशाल्लाह ताला हमारा डिस्कशन यही होगा, शुरू के आधे 1 घंटे का डिस्कशन हमारा यही होगा, हमारा बजट है क्या और हमारे बजट में कितना रोल सेल्स टैक्स का है, कितना इनकम टैक्स का है, कितनी कलेक्शन सेल टैक्स से आ रही है, कितनी इनकम टैक्स से आ रही है, और जो हमारा डेफिसिट खड़ा हुआ है और जो इकोनॉमी पाकिस्तान की परेशान है वो क्यों परेशान है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इस पर भी बात करूंगा। टाइम कितना बाकी रह गया? 10 मिनट है। तो हुकूमत को इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि ये वो चीजें हैं जिस पर अगर हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया तो ये इजी कलेक्शन है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मिसाल ले रहा हूं मैं सेल्स टैक्स। अब जो भी चीज़ है, जूस है, बिस्किट है, शैम्पू है, फ्यूल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब दे ही रहे ना भाई, इससे तो कोई बच नहीं सकता ना। और हुकूमत के लिए कितना आसान है कि वो सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को फ़ोन करके बोले लॉ पास करेगी, जाहिर सी बात है, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं, लॉ पास कर दे कि अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो जितना टैक्स कलेक्ट कर रही है 1% और बढ़ा दें। भाई बिजली का बिल तो सब देंगे ना, 90% केसेस में, काफ़ी इलाके हैं जो देते ही नहीं है बिजली का बिल, तो वैसे सब देंगे ना जिसके घर मीटर लगा हुआ है। हुकूमत ने बोला भाई जितना बिजली के बिल के अंदर सेल टैक्स लग रहा है उसका 1% और बढ़ा दो, खत्म, इजी कलेक्शन हो गई ना।
इजी कलेक्शन हो गई ना। अब इसमें किसी की इनकम पूछने की जरूरत नहीं, उसके बैंक स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं। इनकम पूछते हैं तो बताने वाले को मौत आ जाती है, उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं। बिजली के बिल के अंदर 1% बढ़ा दिया, बाखला। सेल टैक्स 17 था, 18 कर दिया। पिछली दफा ये किया ना भाई, 2023 के अंदर 17 था, 18 कर दिया। अब जो 1% टैक्स सब पे बढ़ेगा। इजी एक्सेस, इजी मनी, इजी कलेक्शन। लेकिन इस इजी कलेक्शन से होता क्या है? गरीब पिस जाता है, क्योंकि इसका बर्डन तो गरीब पे भी आया। फिर ये मिलता अगर लोग सही से अपनी इनकम पर सही टैक्स देते तो ये लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। गवर्नमेंट की कलेक्शन यहीं से इतनी हो जाती है कि उसको वहां लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन कोई अपनी इनकम पर टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। कोई अपनी इनकम पर, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा कहां लगते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहां पर लोग डायरेक्ट टैक्सेस देना पसंद ही नहीं करते। कोई करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, सुनना, करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, अरबों रुपए कमा रहा होगा, उसको बोलोगे यार आप अरबों रुपए कमा रहे हो, आपकी इनकम पर कम से कम 2 करोड़ का तो टैक्स लग रहा है और आप दे रहे हो 2 लाख भी नहीं। पता है वो क्या बोलेगा? इस मुल्क ने हमें फायदा ही क्या दिया। तो हमने बोला आपने जो इतनी सारी इनकम कमाई है वो किधर से कमाई है? आसमान से टपकी है? इस मुल्क में बैठ के कमाई है ना आपने। हमसे बड़े नाशुक्र कोई नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हमसे बड़ा नाशुक्र है ही कोई नहीं। करोड़पति आदमी से आप पूछो भाई इतनी इनकम आपने कमा ली है, आपके ऊपर टैक्स बन रहा है, 2 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है, आप दे रहे हो 2 लाख रुपए। 2 करोड़ का दो ना टैक्स यार। नहीं, हुकूमत ने हमें दिया ही क्या? रोड तो इधर के टूटे हुए हैं, गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा भाई जो होता है उससे तो तूने इतना कमा लिया ना, उससे तो तूने 20 करोड़ कमा लिया ना। चलो सब अच्छा हो जाता तो 20 की जगह तू 40 कमा लेता। हम तुझसे 20 पे टैक्स मांग रहे ना भाई। जो अच्छा हुआ है उसी पे टैक्स मांग रहे ना। कहने का मकसद ये, मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हुकूमत का कारिंदा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ कि टैक्स ज़्यादा देना चाहिए। वो तो मैं टैक्स का टीचर हूँ तो बोलना पड़ता है थोड़ा सा, ज़रा समझ रहे हो ना। ऑफ कैमरा कुछ और बातें होंगी, रिकॉर्ड हो रही है ना बातें सारी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम में से हर एक बंदा बहुत ज़्यादा नाशुक्र है। तो लाइट नहीं आ रही, परेशान है, रोड टूटे हुए हैं, बाइक नहीं चल रही, गिर जाती है बाइक, गाड़ी का सस्पेंशन ख़राब हो गया है, सारे रोड टूटे हुए हैं। तो गाड़ी का सस्पेंशन ख़राब हो गया, सबसे पहले ये तो चेक कर तेरे पास गाड़ी है किधर से आई, किधर से आई? अल्लाह ने दी ना, पहले शुक्र अदा कर। गाड़ी चलाने के लिए पैर चल रहे हैं तेरे ठीक से? हाँ। रोड है, टूटा फूटा है, रोड तो है ना, पहाड़ी इलाका तो नहीं चल रहा ना, गाड़ी चल रही है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं नेमतें बढ़ा दूँगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं मेरा शुक्र अदा करो, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करो मैं नेमतें बढ़ा दूँगा। लेकिन अगर नाशुक्री करोगे तो मैं अज़ाब शदीद में मुब्तला कर दूँगा। आज हम में से हर एक का मसला क्या है? नाशुक्री। 2 लोग बैठे होंगे, बातें हो रही होंगी, उसमें सिर्फ नाशुक्री, सिर्फ नाशुक्री। ओ यार ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मुल्क में तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मुल्क के अंदर, सब बेकार है, बस तू देख क्वालिफाई होंगे बाहर निकल जाएंगे। जो बाहर है उनसे पूछो उनका क्या हाल, ठीक है अच्छे भी हैं, मैं नहीं कह रहा, बहुत मसले मसाइल। अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा हुआ है, जैसे रखा है, आफियत में रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जो अल्लाह पाक ने दिया। आज हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब अगर आप लोगों के दादा दादी नाना नानी हयात हैं, कभी उनके पास 2 मिनट के लिए बैठना और उनसे पूछना कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात थी, कितनी आसान थी उनकी ज़िंदगी, क्या उनके घरों में एसी था, उनसे ये सवाल पूछना। आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछना कि जब आप हमारी एज में थे तो क्या आपके घर में एसी था, तो आपको पता चल जाएगा। उनसे पूछना कि क्या आपके पास गाड़ी थी, इसी बाइक थी उस वक्त। बादशाह जो गुजरे हैं ना, बड़े बड़े जो बादशाह गुजरे हैं, उनके पास पंखे नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंटों पर, घोड़ों पर सफर करना पड़ता था, महीनों और सालों लगते थे। आपके दादा दादी नाना नानी से आप पूछेंगे ना, अगर उन्होंने हज किए पहले, उन्होंने आपने हज कैसे किए? शिप्स जाती थी,
3 महीने जाने में लगते थे, 3 महीने आने में लगते थे, या 3 महीने ज़्यादा बोल दिए होंगे मैंने, कम से कम महीना तो लगता ही होगा। महीना जाने में महीना आने में। लोग जाते थे तो कहते थे भाई पता नहीं वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, अल्लाह हाफिज़। और आज आप हवाई जहाज़ में बैठते हो 1.5 घंटे के अंदर जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर, 2-2.5 घंटे के अंदर। बात समझ आ रही है? आज हम जिन अय्याशियों में है ना, वो बादशाह क्या होंगे अय्याशियों के अंदर, जिनके पास पंखे भी नहीं थे, उनकी कनीज़ें होती थी, यूँ पंखे चलती थी, हवा भी नहीं आती थी उससे। आज जिस अय्याशी में हम लोग रह रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे हैं, जो हमारे घर हैं, जो हमारे वॉशरूम्स हैं, हुंजा जाने का इत्तेफाक हुआ था जब 2021 में जब मैं गया था। अलतित बलतित फोर्ट देखा होगा आप लोगों ने, कोई गया होंगे वहाँ पे, तो अंदर गाइड एक एक चीज़ बता रहा था। बादशाह का रूम दिखाया उसने, ये बादशाह का रूम था। मैंने बोला भाई इससे अच्छा रूम तो हमारा है यार। बोले ये बादशाह का वॉशरूम था। मैंने बोला कहाँ है? ये। मैंने बोला सही बता यार। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने हमें बादशाहों से बढ़कर बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है। तो आप जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह आपकी नेमतें बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब आप नाशुक्री करेंगे, नाशुक्री कैसे पता होती है? सर मैं तो बाइक पे आता हूँ, वो देखें गाड़ी के अंदर आ रहा है। भाई जब वो गाड़ी में आ रहा है, आप उसको दुआ दो, अल्लाह तुझे एक और गाड़ी दे दे। आप जब किसी को नेमत में देखो, अपने से अच्छे हाल में देखो, आप उसको और दुआ दे दो। पेपर पास हुआ है, अल्लाह पाक तेरे और पास करे। 2 हुए तेरे अल्लाह 4 पास करे। उसके उस दुआ के चक्कर में तुम्हारा अगला पेपर पास हो जाएगा। दूसरे को नेमत में देखो, उसको दुआ दे दो फौरन से। जलो नहीं। जब तुम जलोगे, दूसरे के लिए तुम्हारे अंदर अच्छे जज्बात नहीं आए, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जब तुम शुक्र अदा करोगे, आप देखना अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स आप पर कैसे आती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, यानी कि KNSP, सुबह 10 बजे। कोशिश करेंगे आप लोग सब शार्प पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल हमारी डिस्कशन का आगाज़ यहीं से होगा सबसे पहले हम, और ये वो डिस्कशन है जो पूरे कोर्स में फिर नहीं आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि हमारे मुल्क का जो लेटेस्ट बजट था, जो अभी फाइनेंस एक्ट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उस बजट की समरी देखेंगे हम कि उस बजट के अंदर इनकम टैक्स का पोर्शन कितना है, कितने खरब का बजट है, उसमें इनकम टैक्स का पोर्शन कितना है, सेल टैक्स का पोर्शन कितना है। समझ रहे हो बात को? मुल्क का मसला आ किधर रहा है, ठीक है, और उस मसले को हल करने के लिए हमने आपको CA करवा रहे हैं आपको, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ के चीज़ें दुरुस्त कर सको। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।